नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 7 शब्द रूपांतरण, जिसके अंतर्गत हम आज काल का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। काल का अर्थ है समय। समय को ही हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। क्रिया कब हुई है, पहले संपन्न हो चुकी है या आने वाले समय में संपन्न होगी या फिर अभी वर्तमान में चल रही है, तो क्रिया का जो रूप देख के हमें पता चले वो ये क्या कहलाता है, काल कहता है, काल कहलाता है। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का हमें बोध होता है कि वो किस समय संपन्न हुई है। अब हम देखते हैं काल के भेद। तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कौन कौन से काल के 3 भेद हैं? तो पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। ये काल के मुख्य 3 भेद हैं। इनके आगे फिर उपभेद भी हैं, तो हम इनको विस्तार से देखते हैं। पहला है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। जो समय बीत गया है, निकल गया है, वही भूतकाल कहलाता है। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाए वह भूतकाल कहलाता है। जो क्रिया का वह रूप, उससे हमें पता चले कि समय बीत चुका है, तो भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाला रूप होता है, और ये क्रिया के व्यापार का समाप्ति रूप बतलाने वाला होता है, मतलब कि क्रिया समाप्त हो चुकी है। अब भूतकाल के 6 उपभेदों में बांटा गया है। तो ये 6 उपभेद देख लेते हैं। पहला है इसमें सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमन भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, अब इसको हम देख लेते हैं। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, इसमें हमें यह पता नहीं चलता है कि क्रिया अभी संपन्न हुई है या इसको संपन्न हुए बहुत समय हो चुका है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो सामान्य भूत के अंतर्गत आते हैं। जैसे अविनाश ने गाना गाया। अब गाना गाने का काम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है या फिर बहुत पहले समय पहले समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार के वाक्य सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाड़ी जा चुकी थी, तो इसमें ये थी है, ये नहीं आएगा। जैसे गाड़ी जा चुकी, तो ये किसके उदाहरण है? ये सामान्य भूत के उदाहरण है। जैसे कुसुम घर गई, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये सब सामान्य भूत के उदाहरण है। फिर दूसरा है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में क्या होता है कि इसमें क्रिया के होने का हमें संदेह होता है। क्रिया हुई होगी या नहीं होगी, हमें संदेह प्रकट करते हैं, तो वहां पे होता है संदिग्ध भूत, है ना। और जो सामान्य भूत काल के वाक्य हैं उसके अंत में होगा, होगी या होंगे लगने से संदिग्ध भूत के वाक्य बन जाते हैं। जैसे खाना नीता ने ही बनाया होगा, है ना। तो यहाँ पे संदेह है, काम होने में संदेह है अपने को कि शायद उसने बनाया या फिर दूसरे ने बनाया। तो इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये सामान्य भूत का उदाहरण है, अविनाश ने गाना गाया। अब ये सामान्य भूत है और इसके पीछे होगा लगा देंगे तो बन जाएगा संदिग्ध भूतकाल का। अविनाश ने गाना गाया होगा, तो ये संदिग्ध भूत का उदाहरण हो गया। फिर अगला है हेतु हेतुमन। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 भूतकालिक क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया दूसरे पर आधारित होती हैं। पहली क्रिया और दूसरी क्रिया दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी रहती हैं। जैसे तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण होते, है ना। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित है, तो यहाँ पे होता है हेतु हेतुमन भूत। जैसे महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो इस प्रकार के क्या होते हैं वाक्य जो भी होते हैं वो हेतु हेतुमन भूत के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है आसन्न भूत। आसन्न भूत में क्या होता है कि जो क्रिया हुई है वो अपने को देख के लगे कि अभी थोड़ी देर पहले ही उस क्रिया का समापन हुआ है, तो वहां पे होता है आसन्न भूत। जैसे नगर में एक साधु आए हैं, अविनाश ने गाना गाया है। अब जो सामान्य भूत के उदाहरण है उसके पीछे है लगाने से आसन्न भूत के उदाहरण बन जाते हैं। जैसे अविनाश ने गाना गाया, सामान्य भूत, अविनाश ने गाना गाया है, तो ये हो जाएगा आसन्न भूत। तो जो सामान्य भूत के उदाहरण है लगाएंगे तो वो आसन्न भूत के उदाहरण बन जाएंगे। जैसे कुसुम घर गई, तो ये हो गया सामान्य भूत का उदाहरण। और कुसुम घर गई है, तो ये हो गया आसन्न भूत का उदाहरण। इस प्रकार अब है पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत में क्या होता है कि क्रिया का रूप से हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया हुई है उसका समाप्त बहुत समय पहले ही हो चुका है, तो वहां पे होता है पूर्ण भूत। जैसे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, है ना। तो ये क्रिया अपने को देखने से लगता है कि बहुत समय पहले ही संपन्न हो चुकी है, तो वहां पे होता है पूर्ण भूत। और देख लीजिए उदाहरण, जैसे भूपेंद्र सिरोही गया था, लीला ने खाना बनाया था। तो यहाँ पे क्या आता है कि जो सामान्य भूत के वाक्य हैं उसके पीछे था,
थी, थे, इस प्रकार सहायक क्रिया आती है तो वहां पे हो जाता है पूर्ण भूत। तो सामान्य भूत के पीछे भी था लगाने से भी पूर्ण भूत बन जाता है। जैसे अविनाश ने गाना गाया और अविनाश ने गाना गाया था, तो था लगाने से क्या बन गया, पूर्ण भूतकाल का वाक्य बन गया। अब फिर आता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्रिया के रूप से हमें यह पता नहीं चलता है कि भूतकाल में क्रिया संपन्न हुई है या नहीं हुई है ना, तो उसकी समाप्ति का हमें पता नहीं चलता है, तो वहां पे होता है अपूर्ण भूत। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता था या पढ़ रहा था, है ना। जैसे वर्षा गाना गा रही थी या गाती थी, है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अपूर्ण भूत के अंतर्गत, मतलब हमें क्रिया की समाप्ति का पता हमें नहीं चलता है। फिर आता है वर्तमान काल। अब हम वर्तमान काल को देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, है ना। क्रिया के रूप से हमें पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हुआ है, उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। और यह कार्य निरंतर हो रहा है, इसकी जानकारी हमें देता है। वर्तमान काल क्या क्या करता है कि कार्य की हमें निरंतरता की जानकारी देता है कि अभी काम हो रहा है। अब वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्तमान काल को तीन भागों में बांटा गया है, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आज्ञातक वर्तमान। तो ये अपनी पुस्तक में 3 भाग है, वैसे एनसीईआरटी में इसके 5 भाग बताए गए हैं, है ना। तो सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य और अज्ञात, इस प्रकार उसके 5 हैं। तो हम पांचों रूपों को हम देख लेंगे। पहला है सामान्य वर्तमान। अब इसमें ये जो दोनों उदाहरण है ये सामान्य वर्तमान के नहीं है ना। ये दोनों प्रशांत खेल रहा है और लता गीत गा रही है, सामान्य के नहीं है, ये अपूर्ण वर्तमान के उदाहरण है। तो सामान्य वर्तमान में क्या होगा कि इसमें क्रिया जो होती है वर्तमान समय के सामान्य रूप में होना प्रकट होता है, कि क्रिया सामान्य रूप में भी प्रकट हुई है, तो वहां पे होता है। जैसे इसको कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल के जो वाक्य हैं वो सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आते हैं, है ना। सामान्य वर्तमान है, उसके उदाहरण कौन से हो जाएंगे कि जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है, तो ता है, ती है, ते है, इस प्रकार वाले जो उदाहरण है वो सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है दूसरा अपूर्ण वर्तमान, जो इसमें नहीं दे रखा है। वो अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है कि इसमें क्रिया अपूर्ण होती है, और ये जो दोनों उदाहरण है, प्रशांत खेल रहा है और लता गीत गा रही है, इसमें ये दोनों अपूर्ण वर्तमान के उदाहरण हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे, इस प्रकार सहायक क्रियाएं जुड़ जाती हैं और वो अपूर्ण वर्तमान का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे ये प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है, तो ये दोनों अपूर्ण वर्तमान के उदाहरण हैं। फिर एक और तीसरा प्रकार आता है संदिग्ध वर्तमान। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया वर्तमान समय में होने का संदेह में प्रकट होता है कि वर्तमान समय में क्रिया हुई होगी, हम जिसका हम संदेह प्रकट करते हैं, तो वहां पे होता है संदिग्ध वर्तमान। इसमें क्या होता है कि क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे ये लगता है। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता होगा, है ना, संदेह प्रकट किया गया हमने। अभय खेत में काम करता होगा, है ना, तो वहां पे क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, है ना। फिर आता है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में क्या होता है कि जो क्रिया होती है उसकी संभावना हमें प्रकट करते हैं हम, तो वहां पे होता है संभाव्य वर्तमान। जैसे मोहन परीक्षा देता होगा, है ना, तो यहाँ पे हम संभावना प्रकट कर रहे हैं, तो वहां पे संभाव्य वर्तमान है, मतलब अपूर्ण क्रिया है और उसकी हम संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे शायद पिताजी आज आते होंगे, है ना, तो किसी कार्य की जब संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पे होगा संभाव्य वर्तमान। अब अगला है आज्ञार्थक वर्तमान। आज्ञार्थक में क्या होता है कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ और उसमें आदेश का बोध हो, मतलब क्रिया तो वर्तमान काल में हो रही है पर उसमें ऐसा लगे कि कोई आदेश दे रहा है या कोई आज्ञा दे रहा है, तो वहां पे होता है आज्ञार्थक वर्तमान। जैसे तुम यह पाठ पढ़ो, तो इसमें आदेश दिया गया है, कहा गया है कि यह पाठ पढ़ो। अब मैं चलूं, तो ये किसके उदाहरण है, आज्ञार्थक वर्तमान के। जैसे राधा तू नाच, तुम वहां जाओ, ये मत करो, वे वो मत करो, है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो किस में आएंगे, आज्ञार्थक वर्तमान के अंतर्गत आएंगे। अब अगला प्रकार है काल का भविष्यत काल, है ना। तो इसमें क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी या, है ना, उसे भविष्य काल कहते हैं। जो क्रिया है ऐसा लगे अपने को कि अब इससे हमें लग रहा है कि आने वाले समय में संपन्न होगी, है ना, तो वहां पे होता है भविष्यत काल। तो इसके भी 3 भेद हैं, तो इसके 3 भेद वो देख लेते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो, है ना, सामान्य रूप से भविष्य में हो रही ऐसा लगे, तो वहां पे होता है सामान्य भविष्य काल। और इसके अंत में क्या आता है, एगा, एगी या एंगे, है ना।
जो सहायक क्रिया है वो क्या आएगी, एगा, एगी, ओ, एंगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे वो क्या किस काल के होंगे, सामान्य भविष्य काल के होंगे। जैसे कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे और औरतें गीत गाएंगी। तो अंत में क्या आएगा, एगा, एगी और एंगे। तो ये उदाहरण किसके हो जाएंगे फिर, सामान्य भविष्य काल के। अब दूसरा प्रकार है इसका संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो, है ना, क्रिया का वह रूप जिससे हमें ऐसा लगे कि कार्य भविष्य में संभव होगा, है ना, संभावना व्यक्त करें हम, तो वहां पे होता है संभाव्य भविष्य काल। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे वे शायद आगरा जाएं, है ना, तो यहाँ पे संभावना प्रकट की गई है। कदाचित आज सोमेंद्र आए, है ना, तो ये संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। जैसे शायद राम जयपुर जाए, इस प्रकार। फिर आता है भविष्य काल का तीसरा भेद, आज्ञार्थक भविष्य काल। अब इसमें क्या होता है कि आने जो क्रिया होती है उसका आने वाले समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट होती है। जैसे आप वहां अवश्य जाइएगा, है ना, आज्ञार्थक बताया गया है। अब तुमको जाना ही होगा, है ना, आप वहां अवश्य जाइएगा। तो जब क्रिया जो हो रही है उसमें पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट हो, है ना, कि पूर्ण करने की आज्ञा कोई दे रहा हो या आदेश हो, तो वहां पे होता है आज्ञार्थक भविष्य काल। तो ये थे काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और इनके हम तीनों के उपभेद हमने देखे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।